हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की बेटा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी और आशा करते हैं कि आप लोग निरंतर मेहनत करिए और रिजल्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। और जैसा कि बेटा हमने केमिस्ट्री के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। क्या बताया था राउल्ट का नियम? राउल्ट का नियम बताया था कि भैया यह किस पर आधारित है। जो हम पढ़ रहे हैं वह है द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब पर आधारित। और उसके अंदर हमने बताया था, क्या बताया था कि निश्चित किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयवी घटक का जो वाष्प दाब होता है वह उस घटक के मोल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? यानी अगर हम विलेय का वाष्पदाब देखें तो विलेय के मूल प्रभाज के समानुपाती, विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती। और इसके साथ बेटा हमने इसकी सीमाएं पढ़ी थी, काफी डिटेल में पढ़ी थी, एग्जाम्पल के साथ पढ़ी थी। और उसी के साथ हम बेटा अब अगले लेक्चर में, जो आज के लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बेटा एकदम बढ़िया ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, क्योंकि विकल्प में भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है भैया बताओ निम्न में से एक आदर्श विलयन है, दूसरा बेटा निम्न में से एक अनादर्श विलयन है। क्लियर? चलो तो हम अध्ययन करने वाले किसका, सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन को। पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? आदर्श विलयन को। क्या है भैया आदर्श विलयन? देखो आदर्श विलयन क्या है? वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर? यानी जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं वह कौन कहलाएंगे? आदर्श विलयन। और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वह क्या हो जाएगा? वह बन जाएगा बेटा हमारा अनादर्श विलयन। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? आदर्श विलयन के अंदर जो हमने विलेय के बीच में तथा विलायक इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वह बराबर होती है विलयन में विलेय और विलायक की अन्योन्य क्रिया के। क्लियर? और दो द्रव निम्न परिस्थितियों में बेटा आदर्श विलयन बनाएंगे। दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाएंगे, क्योंकि भैया आदर्श विलयन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए भैया, ऐसे थोड़ा नहीं आदर्श विलयन बन जाएगा। यानी आदर्श विलयन के लिए बेटा क्या है शर्तें? पहली शर्त यह है कि भैया दोनों की संरचनाएं समान होनी चाहिए। जो द्रव हैं उन दोनों की या तो संरचनाएं समान होनी चाहिए, दूसरा या तो बेटा उनके अणुओं का आकार समान होना चाहिए, तीसरा या जो आपने दोनों अणु लिए दोनों के बीच जो अंतराणु को आकर्षण बल है, या तो बल समान हो या अणु की संरचना समान हो या संरचना समान हो। अगर इनमें से कुछ भी है तो हमारा बेटा कौन सा समीकरण, कौन सा विलयन कहलाएगा? तो हमारा कौन सा कहलाएगा? आदर्श विलयन। क्लियर? तो चलो परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, बेटा कौन कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में
इन विलयनों में विलेय विलेय व विलायक विलायक के बीच अन्योन्य क्रियाएं विलयन में विलेय विलायक की अन्योन्य क्रियाओं के समान होती है। अन्योन्य क्रिया के समान होती है। दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन बनाते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट है कि भैया दोनों की संरचना समान हो। सेकंड पॉइंट, दोनों अणुओं का आकार समान हो। थर्ड पॉइंट, दोनों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल समान हो। क्लियर? ये बेटा क्या है, दो द्रवों के बीच में जब आदर्श विलयन बनेगा तो उसके लिए बेटा ये इसकी शर्तें हैं। क्या शर्त है भाई? या तो दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, या दोनों अणुओं का आकार समान होना चाहिए, या दोनों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। विलेय और विलेय के बीच में जो आकर्षण बल है, विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है, वह बराबर होगा किसके? विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के बीच जो आकर्षण बल है उसके। क्लियर? तो सीधा सिंपल क्या है कि वे विलयन जो राल्ट के नियम का क्या कर रहे हैं? पालन। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। उदाहरण में हमने पहला एग्जांपल आपके सामने रखा है, वह रखा है बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। पहला हमने क्या रखा है? बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। दूसरा एग्जांपल हम रख रहे हैं बेटा CCl4 व C6Cl6 का मिश्रण। तीसरा एग्जांपल बेटा n-हेक्सेन तथा n-हेप्टेन का मिश्रण। चौथा आपके सामने रख रहा हूं एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल का मिश्रण। अगला एग्जांपल एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल ब्रोमाइड
का मिश्रण। कुछ एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख दिए हैं, बेंजीन तथा टॉल्यूइन का मिश्रण, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा यहां पर बेटा ये होगा हमारा जो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। उसके बाद नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण, एथिल अल्कोहल तथा मेथिल अल्कोहल का मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण। अब चलो इनकी कहानी को हम समझ रहे हैं, ठीक है, एक एक करके इनकी कहानी को समझ रहे हैं और कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा हमारा आदर्श विलयन है, कौन सा आदर्श विलयन नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। बस हमें इन शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। इन शर्तों के बारे में अगर हमें पता है तो बेटा हम बहुत आसानी से बता जाएंगे कि भैया ये हमारा आदर्श विलयन है। ठीक, चलो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर लिया बिले बिले, यहां पर हमने कौन लिया, बिले बिले, ठीक है। दूसरे पात्र के अंदर हम लेंगे विलायक विलायक, ठीक है। बिले बिले के रूप में हम ले लिया बेटा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, C2H5 Br, एक पात्र के अंदर। दूसरे पात्र के अंदर रखा मैंने C2H5I, C2H5I, क्लियर। ये अभी हमने बिले बिले और विलायक विलायक के बीच देख रहे हैं। भैया जितना बल ये C2H5 इस Br को खींचने में लगाएगा उतना ही बल ये C2H5 इस Br को खींचने में लगाएगा। मतलब बिले बिले के बीच में जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो कैसा है, बराबर है। कि भाई जितना बल इस C2H5 इस Br को खींचने में लगाएगा उतना ही बल ये वाला जो C2H5 इस Br को खींचने में लगाएगा, क्लियर। जितना बल बेटा ये C2H5 इस I को खींचने में लगाएगा उतना ही बल ये बेटा C2H5 इस I को खींचने में लगाएगा। आप बोलोगे सर इसके बीच में भी तो आकर्षण बल है वो भी कैसा है, समान। मैंने बोला कि इसके बीच में, आप बोलोगे सर इसके बीच में भी तो आकर्षण बल समान है, बात सही है, सही है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे और दोनों का मिश्रण करने के बाद हम इन्हें बेटा एक विलयन बना लेंगे। अब विलयन में बेटा कौन होगा कि C2H5I और C2H5Br, क्लियर। जितना बल बेटा ये C2H5 इस Br को खींचने में लगाएगा उतना ही बल बेटा ये C2H5 इस I को खींचने में लगाएगा। आप बोलोगे कि सर इनके बीच में जो आकर्षण बल था वह बराबर है किसके अंदर, विलयन में, जो बिले और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसके बराबर है, क्लियर। उसके बाद हम और क्या और कैसे पहचान करोगे कि पहला तो बोलोगे कि सर यहां पर जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल कैसे है, समान है। दूसरा हम देख रहे हैं कि भैया इनके अणुओं की जो संरचना है वो संरचना भी कैसी है, समान है, क्लियर। संरचना समान है, बल समान है, तो हम बोल सकते हैं भैया यह एक कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है, ठीक। इसके अंदर बेटा हमने पहला देखो ये रहा हमारा एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड का मिश्रण। आगे लिया हमने अगला बेटा एग्जांपल है C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है और ये हमारा दूसरा वाला है वो मेथिल अल्कोहल है। अब आप बोलोगे कि यहां पर क्या ये आदर्श विलयन है, आप बोलोगे सर ये भी आदर्श विलयन है, कैसे, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर भी OH है और यहां पर भी कौन है, OH है। ये भी अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है, यानी ये भी अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है, मतलब इनका जो अणु है वो अणु कैसा है, समान, यानी OH कैसा है, दोनों का समान है। और जब दोनों का OH समान है तो ये भी कौन हो जाएगा, हमारा आदर्श विलयन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला बेटा देखेंगे एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का मिश्रण। भैया हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14 तथा हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, क्लियर। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर देखो हमें यहां पर भी कार्बन के अंदर संरचना समान दिखाई दे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इक्वलिटी दिखाई दे रही है।
दोनों अणुओं के बीच में क्या दिखाई दे रही है? हमें समानता दिखाई दे रही है लगभग में, है ना। तो यहां पर दोनों अणुओं की लगभग में संरचना कैसी है बेटा? समान है। तो ये भी बेटा हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? आदर्श। ये इसमें भी देखो समानता दिखाई दे रही है। आप बोलो ये भी आदर्श विलयन है। अब आप बोलो बेंजीन तथा टोल्यूइन का मिश्रण, इसमें क्या है? देखो बेंजीन तथा टोल्यूइन का मिश्रण, ये हमारी बेंजीन है और ये हमारा टोल्यूइन है। ये हमारा कौन है? टोल्यूइन है, बेंजीन के ऊपर CH3। तो इसके अंदर आपको बेटा किसमें समानता दिखाई दी? आप बोलोगे सर इसके अंदर हमें समानता दिखाई दे रही है। तो जहां आपको समानता मिले तो आप तुरंत बोलोगे कि कौन सा विलयन है? हमारा आदर्श विलयन है। कौन सा विलयन है? हमारा आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन के लिए बेटा ये रही हमारी शर्तें। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं बेटा। यहां पर लिख दिया C2H5OH और यहां रख दिया बेटा H2O। क्या इन दोनों का मिश्रण आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन है? तो आप बोलोगे कि सर इनके बीच में तो समानता दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर OH था, यहां पर OH था, ये अल्कोहल था, ये अल्कोहल था। भाई इनके अंदर तो समानता थी पर इसके अंदर तो कोई समानता ही नहीं दिखाई दे रही। तो भैया इसके अंदर समानता ही नहीं होगी तो क्या ये आदर्श विलयन होगा? आप बोलो सर ये तो आदर्श विलयन नहीं होगा, यह आदर्श विलयन नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद बेटा अगला एग्जांपल ले, जैसे हम अगला एग्जांपल है CCl4 प्लस CHCl3। क्या ये बेटा हमारा आदर्श विलयन हो सकता है? देखो इसमें आप बोलोगे कि सर यहां पर तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है पर इसके अंदर बेटा कोई इक्वलिटी नहीं दिखाई दे रही, कोई समानता ही नहीं दिखाई दे रही है। जब समानता नहीं होगी तो यह हमारा आदर्श विलयन नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना आदर्श विलयन के लिए बेटा ये शर्तें रही और यहां पर ये कंडीशन। ठीक, तो सीधा सिंपल परिभाषा लिखोगे। क्या परिभाषा लिखोगे? कि भैया वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों पर राल्ट के नियम का पालन करते हैं कौन कहलाएंगे? आदर्श विलयन। इसके अंदर जो विलेय व विलायक और विलायक के बीच जो आकर्षण बल है, अंतराणु का आकर्षण बल है, यानी जो इनके बीच अन्योन्य क्रिया है वह बराबर होगी किसके? विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक की क्रिया की। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके देखेंगे बेटा आदर्श विलयन के गुण को। ठीक है, नोट करो बेटा, यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम देखेंगे आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण कि भाई क्या होते हैं आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण। पहला नंबर 1, पहला पॉइंट ये है भैया कि जो आदर्श विलयन है वो किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्या बताया कि भाई आदर्श विलयन है वो किसका पालन करेंगे? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। क्लियर? और राउल्ट का नियम क्या है? जो यहां पर Pa बराबर था Pa0 जीटा ए के, Pb बराबर था Pv0 जीटा बी के। क्लियर? ये हमारा बेटा किसके अंदर था? आदर्श विलयन। किसके नियम का पालन कर रहे हैं? राउल्ट के नियम का। सेकेंड पॉइंट बेटा डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? यानी हम बेटा जब भी कोई एक आदर्श विलयन बनाते हैं तो आदर्श विलयन बनाने में हम क्या करेंगे? जितनी भी ऊष्मा देंगे न तो इसमें क्या होगा, न तो इसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा और ना ही उत्सर्जित। आदर्श विलयन बनाने में हमने क्या बताया? आदर्श विलयन बनाने में न तो ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा ना ही उत्सर्जित। जैसे एग्जांपल पे बेटा हमने क्या किया, दो यहां पर पात्र लिए, एक के अंदर डाल दिया हमने बेंजीन, दूसरे अंदर डाल दिया टोल्यूइन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? विलयन बनाएंगे।
दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बिलियन। तो आपने बेटा क्या किया कि आपने कुछ ऊष्मा बेंजीन को दी होगी, कुछ ऊष्मा बेटा आपने किसको दी होगी, टोलुइन को, और दोनों ने मिलकर बेटा एक पात्र के अंदर क्या बना दिया, जो बिलियन बनाया है, जो इसने क्या बनाया है, बिलियन बनाया है। देखो मान लिया आपने इसे बेटा ऊष्मा 20 कैलोरी दी, कितनी दी आपने ऊष्मा, 20 कैलोरी दी। टोलुइन को बेटा कितनी ऊष्मा दी, 40 कैलोरी दी, 40 कैलोरी ऊष्मा आपने टोलुइन को दी, क्लियर। लेकिन बेटा यहां पर हमने 20 कैलोरी ऊष्मा बेंजीन को दी, 40 कैलोरी ऊष्मा टोलुइन को दी, लेकिन हमें बेटा जब हमारा बिलियन बन गया तो हमें ऊष्मा कितनी प्राप्त हुई, 60 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है। कितनी ऊष्मा बेटा प्राप्त हो रही है, 60 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भैया 20 कैलोरी ऊष्मा हम बेंजीन को दे रहे हैं, 40 कैलोरी ऊष्मा हम टोलुइन को दे रहे हैं, यानी टोटल हम 60 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा बिलियन बन रहा है तो बिलियन में हमें बेटा कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, 60 कैलोरी ही ऊष्मा प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया इस बिलियन को, जो ये बिलियन बना है, इस बिलियन को बनाने में बेटा न तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है और ना ही इसका क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है, क्लियर। तो अर्थात हम बोल सकते हैं डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0, अर्थात बेटा हम लिख सकते हैं अर्थात आदर्श विलयन बनाने में, आदर्श विलयन बनाने में, विलयन बनाने में न तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, और ना ही उत्सर्जित, क्लियर। तो एक आदर्श विलयन बनाने भैया ना तो ये ऊष्मा को ग्रहण करेगा और ना ही उत्सर्जित करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट होगा क्लियर। तीसरा बेटा डेल्टा V मिश्रण इक्वल टू 0। अब क्या मतलब होगा, डेल्टा V यानी जो इसमें आयतन, ठीक है, तो अब आयतन में जो आयतन के मिश्रण में जो परिवर्तन होगा वो बराबर किसके, 0 के। मतलब क्या है, मतलब ये बेटा हमने इसके अंदर लिया बेंजीन प्लस इसके अंदर लिया बेटा हमने आपका टोलुइन, दोनों ने बेटा मिलकर क्या बना दिया, विलयन। दोनों ने क्या बना दिया, विलयन। हमने बेंजीन की 20 ml मात्रा ली, टोलुइन के बेटा हमने 40 ml मात्रा ली, और हमें बेटा जो कुल मिला के मात्रा प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, 60 ml। कितनी प्राप्त हुई, 60। अर्थात आपने विलय और विलायक दोनों की कुल मात्रा कितनी ली थी, तो 20 ml बेंजीन की ली, 40 ml किसकी ली, 40 ml टोलुइन की ली, और दोनों ने बेटा मिलकर टोटल हमने बेटा कितनी मात्रा ली, 60। दोनों की मात्रा हमने कितनी ली, 60। लेकिन जो विलयन बना वो भी कितने ml का बना, 60। तो क्या इसके अंदर बेटा मैं आपसे पूछना चाहेंगे, क्या किसी की मात्रा घटी, क्या बेंजीन की मात्रा घटी, क्या आपकी यहां पर टोलुइन की मात्रा घटी, क्या आपकी यहां पर जो ml में मात्रा है वो घट रही है, बढ़ रही है, उतनी है। तो आप बोलोगे कि सर हमने दोनों की कुल मिला के मात्राएं 60 ml ली और हमें 60 ही ml मात्रा अगर प्राप्त हो रही है तो यह हमारा विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा, अर्थात डेल्टा V मिश्रण इक्वल टू 0। अर्थात अगर यह मात्रा घट या बढ़ रही है तो यह हमारा आदर्श विलयन नहीं है। क्या बताया, अगर यह मात्रा हमारी घट या बढ़ रही है तो यह हमारा आदर्श विलयन नहीं है, क्लियर। तो हम लिखेंगे इसके पॉइंट में, लिखेंगे अर्थात घटकों का योग, आदर्श विलयन में जो होगा घटकों के आयतन का योग, घटकों के आयतन का योग विलयन के आयतन के बराबर होगा, क्लियर, विलयन के बराबर होगा। चौथा पॉइंट बेटा, जो हमने मान लिया विलयन में जो घटक हैं वो A व B हैं, विलयन में
घटक कौन है? ए व बी है। क्लियर? तब हमने देखा बेटा जो यहां पर ए हमारा विलेय है, तो विलेय विलेय और विलायक विलायक की जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी वह बराबर होंगी किसके? विलेय और विलायक की अन्योन्य क्रिया की। क्लियर? तो यहां पर जो विलयन में विलेय और विलायक की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वह बराबर हैं विलेय विलेय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया की। तो ये हमारे किसके लक्षण प्रमुख गुण हो गए? प्रमुख लक्षण हो गए किसके? आदर्श विलयन के। अब हम यहां पर अगर बात करें ग्राफ की, तो जो ग्राफ राउल्ट के नियम में बना था वही ग्राफ बेटा किसका बनेगा? यहां आदर्श विलयन का। क्यों? क्योंकि आदर्श विलयन बेटा किस पे आधारित है? भैया राउल्ट के नियम पर आधारित है। तो राउल्ट के नियम पर आधारित है, तो जो ग्राफ राउल्ट के नियम में बना था वही ग्राफ यहां पर बनना है। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन को। नोट करिए बेटा, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन को। किसको पढ़ने वाले हैं? अनादर्श विलयन को। समझो क्या है अनादर्श विलयन। तो आप बोलोगे कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या बताया? कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के लिए, इन विलयनों के लिए जो पी ए बराबर है पी ए नॉट जीटा ए, पी बी बराबर है पी बी नॉट जीटा बी, डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0, विलेय विलेय विलायक विलायक के बीच जो अन्योन्य क्रिया है वह बराबर है विलेय और विलायक के अणुओं के बीच। ये सब की सब कहानी कहां की है? ये वाली कहानी जब इक्वल है तो ये आदर्श विलयन की कहानी है। इक्वल है तो आदर्श विलयन की कहानी है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये बेटा किसकी कहानी है? तो ये कहानी है बेटा हमारी अनादर्श विलयन की। अब अनादर्श विलयन की बेटा जब कहानी है, या तो ये वाली मात्रा बेटा ज्यादा होगी या यह वाली मात्रा कैसी होगी? कम होगी। या तो मात्रा ज्यादा होगी या मात्रा कैसी होगी? कम होगी। तो ऐसी स्थिति में आदर्श विलयन हमारा कितने प्रकार से बन जाता है? 2 प्रकार से। नंबर 1 पहला बेटा बनेगा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, और दूसरा बेटा राउल्ट के नियम के अनुसार ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो हमारे विलयन कितने प्रकार से बनेगा? फिर यहां पर अनादर्श विलयन कितने प्रकार से बनेगा? 2 प्रकार से। क्लियर? तो हम लिखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार बेटा कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। क्लियर? नंबर 1 पहला होगा बेटा, नंबर 1 धनात्मक राउल्ट के नियम के अनुसार। नंबर 1 राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। क्लियर? और दूसरा जो दूसरा होगा बेटा वह होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। राउल्ट के नियम के अनुसार ऋणात्मक
विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो हमारा बेटा कितने प्रकार से होगा? एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, दूसरा बेटा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो हम कैसे पहचानेंगे कौन से विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, कौन से विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं? तो इसके लिए ट्रिक ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना? ट्रिक कि जैसे ही मिलते ही क्या प्राप्त हो? गर्मी। जैसे ही आप बेटा दो द्रवों को आपस में मिलाओगे, मिलते ही गर्मी प्राप्त हो, तो आप ध्यान रखना बेटा कौन सा विचलन प्राप्त होगा? धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन प्राप्त होगा? धनात्मक विचलन। मिलते ही क्या प्राप्त हो? ठंडक। मिलते ही बेटा क्या प्राप्त होनी चाहिए? ठंडक प्राप्त हो। तो ये बेटा कौन सा विचलन प्राप्त करेंगे? तो ये कौन सा विचलन मिलेगा हमें? ऋणात्मक विचलन। क्लियर? तो ये हमारी बेटा क्या है? ट्रिक। जैसे ही आप द्रव को मिलाओगे तो द्रव को मिलाने पर बेटा क्या प्राप्त हो? गर्मी प्राप्त हो। आप बोलो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। मिलते ही बेटा क्या प्राप्त हो? ठंडक प्राप्त हो। तो ये क्या प्राप्त हो? ये वाला कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक विचलन। क्लियर? अर्थात बेटा तो फिर यहां पर ऊष्मा का मान यहां पर कैसा होगा? इन सब का मान कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? अर्थात Pa यानी जो विलयन के अंदर जो बाष्पदाब है वह बाष्पदाब Pa का मान ज्यादा होगा। किससे? Pa0 जीटा S से। Pb का मान ज्यादा होगा Pb0 जीटा B से। डेल्टा H मिश्रण का मान ज्यादा होगा 0 से। डेल्टा B मिश्रण का मान ज्यादा होगा किससे? 0 से। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं अर्थात ऐसी कंडीशन जब इन सबका मान ज्यादा होगा तो ये वाले विचलन कैसा प्रदर्शित करेंगे? धनात्मक। क्लियर? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन विलयनों में अवयव A व B का वाष्पदाब राल्ट के नियम के अनुसार वाष्पदाब से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि विलयन में A व B अणुओं के बीच आकर्षण बल A व A या A अणुओं व V अणुओं के बीच आकर्षण बल से कम होता है। क्लियर? तो विलेय और विलायक के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है उससे इसका मान कैसा होगा? कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा विचलन प्रदर्शित करेंगे? धनात्मक। और जब भी बेटा धनात्मक विचलन का ग्राफ बनाओगे, तो राल्ट के नियम में बेटा हमने आपको ग्राफ बनवाया था। जीटा A बराबर यहां 1 था, जीटा B बराबर 0, यहां जीटा B बराबर 1 था, यहां जीटा A बराबर 0, और यहां Pa0 था और यहां पर Pb0 था। क्लियर? ये हमने बेटा आपको ग्राफ बनवाया था कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये ग्राफ किसके नियम का था? राल्ट के नियम का था। लेकिन जब भी आपसे ध्यान रखना है धनात्मक विचलन प्राप्त होगा, तो धनात्मक विचलन की स्थिति में जो ग्राफ होगा वो रेखा से कैसा होगा? ऊपर जाएगा। ये जो रेखा है इस रेखा से ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा।
ये जो रेखा है इससे ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर। यहां पर ये P कुल वास्तव है, P बराबर PA प्लस P। क्लियर। ये बेटा हमारा किसका हो गया, राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन थे। अब हम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन क्या होगा, तो इन विलयनों में इसके बारे में लिखेंगे इन, यानी इन विलयनों में इनका मान कैसा होगा, अब कम होगा। यानी जो बांस दाब है वो राल्ट के नियम के अनुसार जो बांस दाब होगा उससे मान कैसा होगा, इनका कम होगा। क्लियर। तो इन विलयनों में अवयव A व B अवयव का बांस दाब राल्ट के नियम के अनुसार, राल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, कम होता है। इसका कारण यह है कि विलयन में A व B अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल विलेय व विलायक के बीच आकर्षण बल से अधिक होता है। क्लियर। अर्थात PA का मान कम होगा, PA नॉट जीटा ए से, PB का मान कम होगा, PB नॉट जीटा बी से, डेल्टा H मिश्रण इसका मान कम होगा 0 से, डेल्टा B मिश्रण का मान कम होगा 0 से। क्लियर। अब इधर बेटा ये सब मात्राएं जब ज्यादा हो जाएंगी, ये मात्राएं कम होंगी तो ऋणात्मक विचलन। क्लियर। ये मात्राएं जब ज्यादा हो जाएंगी, ये वाली मात्राएं कम होंगी तो कौन सा विचलन, धनात्मक। अब हम ग्राफ की बात करेंगे, इसके ग्राफ की बात करेंगे बेटा। यहां पर जब भी यहां पर ऋणात्मक विचलन की स्थिति आए, यहां पर किसकी स्थिति आए, ऋणात्मक विचलन की स्थिति आए, तो ग्राफ बेटा मूल ग्राफ से कहां कर देना है, राल्ट के नियम के ग्राफ से बेटा नीचे जाएगा। यहां पर जीटा बी इक्वल टू 1 और जीटा ए इक्वल टू 0। ठीक है। राल्ट के नियम में बेटा जो ये ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। ये हमारा विलयन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इस मूल रेखा से ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। मूल रेखा से ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। इस मूल रेखा से जो ग्राफ होगा वो ग्राफ बेटा कहां जाएगा, नीचे की ओर, इस तरीके से। क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो ये वाले ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये वाले किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर। तो अब इनके केवल क्या बचे हुए हैं, एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल को बेटा हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, नोट करो बेटा। यहां से देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल को बेटा हम लिख दे रहे हैं इसके ऊपर। पहला एग्जाम्पल, आप बेटा मैथिल अल्कोहल को जल में मिला दीजिए, पहला एग्जाम्पल। दूसरा बेटा एथिल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण, एथिल अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण। क्लियर। इसी प्रकार ईथर प्लस एथिल अल्कोहल का मिश्रण, ईथर प्लस अल्कोहल का मिश्रण। ठीक है। ये सब के सब किसका है एग्जाम्पल, ये धनात्मक विचलन वाले हैं। किसके हो गए, धनात्मक विचलन वाले। ठीक। अब ऋणात्मक विचलन वाले बेटा HCl प्लस H2O का मिश्रण। ठीक है।
एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, ठीक है। तो ये बेटा इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको राउल्ट का नियम भी क्लियर हो चुका होगा, वो आदर्श और अनादर्श विलयन क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से बेटा लैंग्वेज से थे। अब जो आगे वाले जो एग्जाम्पल, अगले वाली जो डेरिवेशन आएंगी और जो 4 टॉपिक बचे हुए हैं अर्थशास्त्र गुणधर्म में, उनको बेटा बहुत ही आसान तरीके से सब कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बस आप लोग इसको क्या करना है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक। नोट करिए इसको।